हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई मेंस या एडवांस में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक प्रॉब्लम लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए हैज 3 एलिमेंट्स, बी हैज 6 एलिमेंट्स, देन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज। ये पूछा गया आपसे। तो आपको पता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस इज गिवन टू बी 3 प्लस 6 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 9 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों, ये मिनिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम हो जाए। तो ये मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें से मैक्सिमम आप सब्ट्रैक्ट करोगे 9 में से, तभी ये जाकर के मिनिमम होगा। अब क्वेश्चन है कि ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्स इन ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों, आपको पता है कि जो हमारा सेट ए इंटरसेक्शन बी होता है वो ए का सबसेट होता है, और ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बी का भी सबसेट होता है। तो यहां से ये पता चलता है कि ए इंटरसेक्शन बी की जो साइज है, जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ए इंटरसेक्शन बी में, वो ए के इक्वल हो सकता है या उससे कम होगा, या बी के इक्वल हो सकता है या उससे कम होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहां से क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 6। तो बच्चों, ये अगर कोई नंबर है जो 3 से छोटा या बराबर है और 6 से भी छोटा या बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? वो 3 से छोटा या बराबर है। तो देयरफॉर मैक्सिमम एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3, और इस प्रकार जो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी आएगा वो क्या आएगा? 9 माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 6। अब बच्चों, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये जो कंडीशन है वो किस केस में ऐसा होगा। तो आपको मैं यहां पे बता दूं, ये मान लो सेट ए है और ये सेट जो है बी है। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो आपको पता है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है? ए की इक्वल हो जाता है। तो बच्चों, यहां से ये वाली सिचुएशन होगी जिस सिचुएशन में ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। लेट एस इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। Let S is equal to set 1, 2, 3, 4. Then total number of ordered pairs of disjoint subsets of S is 25, 34, 82, 81. तो बच्चों, ये क्वेश्चन अभी हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम धीरे धीरे जो है, आपको पता है एक एक सीढ़ी जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत ऊपर तक जो है चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। तो मैं आपको ग्रेजुअली यहां तक लेके जाऊंगा और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे, और वो जो कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बताने जा रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि आप देखोगे, अगर कोई भी एग्जामिनेशन देखोगे जो +2 लेवल पे जो है होता है, चाहे आईआईटी जेईई का एग्जाम हो या एडवांस का एग्जाम हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे एनडीए का एग्जाम हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों, बिट्स का एग्जाम हो गया, बिट्स पिलानी जो है उसका भी इंट्रेंस एग्जाम होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, कभी मैं बताऊंगा डिटेल में आपको। तो इन सभी एग्जामिनेशन में किसी न किसी फॉर्म में ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही रहते हैं, और उसी का ये एक तरीके से पर्टिकुलर केस है या एग्जाम्पल है। तो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है, और मैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको ये भी बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में आप एक्सपेरिमेंट करके और आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप डेवलप कर सकते हो, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर सकते हो, खुद से डेवलप कर सकते हो। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, मान लो आपके पास एक लेटर है जिसको मैं L1 से डिनोट कर रहा हूं, और 2 लेटर बॉक्सेज
B1 एंड B2 आर देयर। लेटर बॉक्सेज होते हैं जिसमें हम लेटर को पोस्ट करते हैं। तो बच्चों एक लेटर है और दो लेटर बॉक्सेज है, तो आप कितने तरीके से इस लेटर को पोस्ट कर सकते हो। तो लेटर L1 को आप या तो इस बॉक्स में ड्रॉप कर दो या इस बॉक्स में आप ड्रॉप कर दो, तो आपके पास दो तरीके हैं। तो एक लेटर को दो लेटर बॉक्सेज में पोस्ट करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। अब बच्चों थोड़ा सा आप सोचना और, अब मैंने मान लो ये पहला सिनारियो है। दूसरा सिनारियो, टू लेटर्स एंड लेटर बॉक्सेज भी टू ही हैं। तो इस L1 के पास कितनी चॉइस है? या तो यहां पे या तो यहां पे। L2 के पास कितनी चॉइस है? या तो यहां पे या तो यहां पे। तो टोटल कितनी चॉइस हो जाएंगी? 2 into 2 टोटल वेज, 2 into 2। तीसरा केस, L1, L2 और L3, और बॉक्सेज जो है यहां पे B1 और B2 हैं। तो यहां पे कुल कितने तरीके होंगे? 2 into 2 into 2, दैट इज 2 क्यूब। तो बच्चों ये आप एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो बहुत इजीली। जैसे इस केस को मैं अगर आपको बताऊं तो देखो यहां पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 4 केसेज कैसे आ रहे हैं। यहां पे 4 केसेज यहां पे कैसे आ रहे हैं? तो देखो 4 केसेज कैसे होंगे। ये मान लो B1 है और ये B2 है। तो L1 और L2 दोनों लेटर्स को आपने यहां पे डाल दिया, एक केस हो गया। L1 और L2 दोनों को आपने यहां पे ड्रॉप कर दिया, दूसरा केस हो गया। तीसरा, L1 को यहां पे, L2 को यहां पे, फिर L2 को यहां पे, L1 को यहां पे। तो बच्चों 1 2 3 4। और इस केस में ये क्या हुआ? कोई लेटर यहां पे नहीं है और यहां पे भी कोई लेटर नहीं है। तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, खाली भी हो सकता है लेटर बॉक्स। कोई जरूरी नहीं है कि आप दो लेटर्स अगर आपको पोस्ट करना है तो आप उस दोनों बॉक्सेस में आपको लेटर, कम से कम एक लेटर डालना ही डालना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो ये 4 केसेज हो गए। तो बच्चों आपने यहां से ये देखा कि अगर आपके पास n लेटर्स हैं, n और 2 लेटर बॉक्सेज हैं, तो 2 की पावर n तरीके होंगे उन लेटर्स को लेटर बॉक्सेज में पोस्ट करने के। सभी लेटर्स को लेकिन पोस्ट करना है, किसी को बाहर नहीं रखना है, सभी को लेटर बॉक्स में जाना ही जाना है। और अगर 3 लेटर बॉक्सेज हो जाए तो मान लो अगर आपके पास n लेटर्स हैं और 3 लेटर बॉक्सेज हैं, तो उन n लेटर्स को उन 3 लेटर बॉक्सेज में कितने तरीके से आप पोस्ट कर सकते हो? 3 की पावर n। अब यहां पे आप आ जाओ। अभी भी इस प्रॉब्लम पे हम डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे। अभी मान लो आपके पास ये एक बॉक्स है, दिस इज ए बॉक्स, और इसके अंदर एक और बॉक्स है जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं। बच्चों ध्यान से समझो। तो ये एक लेटर, ये जो है एक सेट ए है, और ये इनफैक्ट ये एक बॉक्स है, खाली, अभी खाली बॉक्स है ये, और उसके अंदर ये जो है एक छोटा बॉक्स और है। तो बच्चों ये जो सेट है वो अगर ये एक सेट है, बॉक्स में सेट, और ये एक बड़ा बॉक्स है जो इस बॉक्स को कंटेन कर रहा है, तो ये ए इसका सबसेट होगा एक तरीके से। अब बच्चों अब इसकी फीलिंग करते हैं। इनफैक्ट हम क्या करेंगे, इस 1 को, ये एस यही वाला सेट है। तो क्वेश्चन यहां पे ये है, हाउ मेनी सबसेट्स एस हैज। सिंपली सबसेट पूछा जा रहा है, इसके कुल कितने सबसेट्स होंगे। तो मान लो कोई सेट ए है, तो एस का सबसेट कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट एस में हो। तो ए एस के अंदर ही हमने बनाया हुआ है, बस बिगिनिंग में हमने इसको खाली इसलिए लिया हुआ है कि सिस्टमेटिकली अब इसको मैं लेके आऊंगा जिससे दिखे आपको कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो बच्चों पहले 1 को लेके आओ। तो 1 को अगर लेके आओगे तो 1 या तो यहां पे होगा या तो 1 यहां पे होगा, लेकिन होगा एस के अंदर ही हो। तो 1 के पास कितनी चॉइस है? 1 हैज 2 चॉइसेज, 2 हैज 2 चॉइसेज, 3 हैज 2 चॉइसेज, 4 हैज 2 चॉइसेज। क्योंकि बच्चों अगर 1 यहां पे मान लो या तो यहां पे है या तो यहां पे है, तो अब वापस जब 2 को लेके आओगे तो 2 या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा, 1 के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप ये जो पूरा एक छोटा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से यहां पे आप भेज सकते हो। तो टोटल वेज होंगे
2 की पावर 4। और यही तो सेट है, जो सेट जो यहां पे बनेगा, यहां पे ये आप मान लो एक सिनारियो लो कि 1 भी यहां पे आ गया, 2 भी यहां पे आ गया, 3 भी यहां पे आ गया, 4 भी यहां पे आ गया, तो वो एस के अंदर तो आ ही चुका है। एक खुद ही एस बन गया, तो एक सबसेट बन गया। अब मान लो 1 यहां पे आ गया, 2 यहां पे आ गया, 3 यहां पे आ गया, 4 यहां पे आ गया, तो ये एम्प्टी सेट हो गया जो कि सबसेट है। अब मान लो 1 यहां पे आ गया, 2 यहां पे आ गया, 3 यहां पे आ गया, 4 यहां पे आ गया, तो ये एक सेट सिंगलटन सेट है, और जिसके पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट 1 है, तो ये इसका सबसेट है ही है। तो इनफैक्ट ये जो सभी ऑब्जेक्ट्स को यहां पे फिल कर रहे हो एक तरीके से, तो आप फिल कर रहे हो, लेकिन साइमल्टेनियसली एक सबसेट का क्वेश्चन यहां से जनरेट हो गया। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ आप, वी हैव 2 सेट्स A, B and both of these are subsets of S। तो बच्चों यही क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि A और B दो सेट्स हैं और दोनों S के सबसेट्स हैं, और A और B डिसजॉइंट हैं, A और B डिसजॉइंट हैं। तो ऐसे कुल कितने ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट्स होंगे S के, ये पूछा गया आपसे। तो बच्चों 1 अब फिर वही काम करो। अब मान लो ये S खाली है अभी बिगिनिंग में, और ये छोटा बॉक्स और एक छोटा बॉक्स और है, और इन दोनों बॉक्सेस में कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 को अब भेजो, तो 1 के पास अब कितनी चॉइस है, या तो यहां पे, या तो यहां पे, या तो यहां पे, 3 चॉइसेज। 2 के पास भी कितनी चॉइस है, तो यहां पे 1 हैज 3 चॉइसेज, 2 आल्सो हैज, 3 आल्सो हैज, 4 आल्सो हैज 3 चॉइसेज। सो टोटल चॉइसेज कितनी हो जाएंगी, 3 की पावर 4। तो ये बच्चों आंसर हो जाएगा। अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब मैं आपको बता दूं, मान लो ये सेट A है और ये सेट B है, तो A और B का ऑर्डर मैटर करता है। जैसे कि मान लो अगर A को मैंने बोल दिया 1 और B को मान लो मैंने बोल दिया 2 3, तो ये सेट यहां पे ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होगा कि ये पेयर और ये पेयर, ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है, तो ये एक सिचुएशन हो गया। मान लो ये A हो गया, ये B हो गया। अब मान लो ये 2 3 है और ये आपका 1 है, तो दिस सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये A है और ये B है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे A ये है और B ये है, और यहां पे A ये है और ये B ये है, तो ऑर्डर मैटर कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, let S is equal to 1 2 3 4, then total number of ordered pairs of disjoint subsets। यहां पे disjoint subsets की जो बात हो रही थी वो A और B हमने उसी को एज्यूम किया हुआ है। तो ऐसे कुल कितने सबसेट्स होंगे, तो वो हो जाएंगे 3 की पावर 4, दैट इज 81। बच्चों अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। यहां पे जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट करके आपको सिखाया, तो आप S को जो है ना, इससे एक छोटा सेट ले लेना, मान लो जिसमें एक ही एलिमेंट हो, और मान लो आपके पास एक ही एलिमेंट अगर मान लो हम ले लेते हैं, मान लो S ये होता। अब देखो ये A है और ये B है, तो ये सिचुएशन एक होगा, ये A है और B है, दोनों इसके सबसेट्स हैं, तो एक तो पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, और तीसरा पेयर क्या हो गया, दोनों एम्प्टी सेट हो जाए, तो 1 2 3। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पे आंसर 3 की पावर 4 हो रहा है जब इसमें 4 ऑब्जेक्ट हैं, और जब इसमें एक ऑब्जेक्ट होगा तो 3 ही केस बन रहे हैं बच्चों। और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये हुआ कि ये वाला पेयर और ये वाला पेयर दोनों डिफरेंट हैं। अगर यहां पे अनऑर्डर्ड पेयर होता, यहां पे एक यूएन वर्ड अगर यूज किया जाता, तो फिर ये क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ x एंड y आर 2 सेट्स, देन x इंटरसेक्शन x यूनियन y कंप्लीमेंट इक्वल्स x y phi नन। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है आप देखो, x इंटरसेक्शन, आपको पता है कि x यूनियन y का जो कंप्लीमेंट होता है वो x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट होता है। और बच्चों एक एसोसिएटिव लॉ होता है जो मैंने आपको बताया होगा, वो क्या होता है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ।
मीन्स ए का इंटरसेक्शन इसके साथ लो या इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल है। और इसको सिंपली आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसी को बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। फिर ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसका मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, और दोनों इक्वल हैं, इसलिए आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे ये ब्रैकेट हम हटा भी सकते हैं, तो x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने इस ब्रैकेट को हटा दिया और फिर हमने यहाँ पे दोनों पे ब्रैकेट लगा दिया, एसोसिएटिव लॉ का यूज कर लिया। अब x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों? आपको पता है कि अगर कोई ये सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये कोई x है, और ये इसके बाद क्या होता है, x कॉम्प्लीमेंट होता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इसमें और इसमें क्या कॉमन है? नथिंग। सो दिस इज फाई, और फाई इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, और फाई का इंटरसेक्शन चाहे किसी भी सेट से ले लो, फाई हमेशा फाई होता है। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट S इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4, लेट A एंड B be two subsets of S such that A intersection B is equal to 5. Then total number of unordered pairs A B is, बच्चों 2010 में ये जो क्वेश्चन आया था, इनफैक्ट उसमें कुछ टेक्निकल कमियां थी, और उन कमियों को दूर करने के बाद से मैंने इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है। और उसी में एक और पॉसिबिलिटी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बनाया था, वो भी एक पॉसिबिलिटी थी, और इस क्वेश्चन को आईआईटी ने एक तरीके से एक्सेप्ट किया था अपनी कमी, और इस क्वेश्चन पे सभी बच्चों को मार्क्स दे दिया गया था। लेकिन उस क्वेश्चन को रिपेयर करने के बाद से, मॉडिफाई करने के बाद से, उसको 2 क्वेश्चन में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2010 यूज किया है, और इस क्वेश्चन में भी मैं 2010 यूज कर रहा हूं। और ये क्वेश्चन मॉडिफाइड क्वेश्चन है, और ये करेक्ट क्वेश्चन है। जो इनकरेक्ट वर्जन है इसी क्वेश्चन का, वो मैंने लिया नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है आईआईटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो बच्चों, लेट S इज इक्वल टू 1 2 3 4, लेट A एंड B be two सबसेट्स ऑफ S सच दैट A इंटरसेक्शन B is equal to 5, ये आपको बताना है कि यहाँ पे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या किया था, वहां पे ये जो ऑर्डर था, वो यहाँ पे ये अनऑर्डर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर मैंने ये लिया 1 और 2 3 और 2 3 और यहाँ पे 1 ले लिया, मान लो ये A और ये B है, तो ये दोनों सेम कंसीडर किए जाएंगे, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये केस और ये केस दोनों सेम कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि जब पेयर बनाओगे, इसका और इसका पेयर बनाओगे और इसका पेयर बनाओगे, तो दोनों सेम ही हैं। दोनों के ऑर्डर को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ऑर्डर को कंसीडर कर लिया था। ठीक है, तो अब जो है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो बच्चों देखो, आप अगर मान लो अगर आप यहाँ पे A और B लेते हो, तो एक केस तो ये बनेगा 1 2 3, फिर 2 3 और यहां पे 1। आंसर क्या होगा? 3 की पावर 4, क्योंकि यहां पे मान लो ये A है और ये B है, और A और B डिसजॉइंट है, और सिंपली अगर आपसे ये कहा जाता है कि कुल कितने जो है सबसेट्स, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट S would be there, then that would be 3 की पावर 4, बिकॉज हर एलिमेंट के पास 1 के पास 1 2 3 चॉइसेज है, 2 के पास भी 3 चॉइसेज है। लेकिन यहां पे बच्चों ये वाला केस और ये वाला केस, अलग अलग केस कंसीडर यहां पे नहीं किया जा रहा है, यहां पे अनऑर्डर्ड पेयर लिया जा रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये और ये दोनों सेम कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन तो यानी कि ये जैसे यहां पे है, तो ये यहां पे दोनों इक्विवेलेंट है, या आप ऐसे ले लो 1 2 और यहाँ पे मान लो 3 4 ले लिया, या यहाँ पे 3 4 ले लो और यहाँ पे आप 1 2 ले लो, तो सभी एक पेयर्स में आ रहे हैं, लेकिन एक केस है जो पेयर में नहीं आ रहा है, और ऐसे बहुत सारे केसेज होंगे, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 हो, तो ये अकेला है बच्चों। तो 3 की पावर 4 में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि हाफ हो जाएगा उसके बाद से। और फिर इसमें मैं, अब ये निकल चुका है, लेकिन इसमें से जब अपने 1 घटा दिया तो ये केस निकल चुका है, और 2 से डिवाइड कर दिया, तो यानी कि इसकी जगह पे और इसकी जगह पे सिर्फ आपने एक ही कंसीडर किया हुआ केस को, तो इसमें आप 1 ऐड भी कर दो, क्योंकि इसको फाइनली शामिल भी करना है, क्योंकि ये भी एक जो है पेयर है, ये भी एक पेयर अनऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? 3 की पावर 4 प्लस 1/2, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट?
81 प्लस 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 82/2 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 41। तो बच्चों इसको खूब अच्छे से थिंक कर लेना, और कोई डाउट अगर होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। और एक बात मैं आप बच्चों आपको और बता दूं, आईआईटी जो मेंस का एग्जामिनेशन है उसमें सेट चैप्टर को मेंशन किया गया है, लेकिन आईआईटी एडवांस में जो है मेंशन नहीं किया गया है सेट को। उसका रीजन क्या है कि आईआईटी का जो एडवांस का जो सिलेबस है ना, उसमें अननेसेसरी वर्ड यूज नहीं किया गया। जैसे कि उसमें फंक्शन पढ़ना है आपको, अब फंक्शन आप कैसे पढ़ सकते हो? फंक्शन बिना सेट के पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने जब फंक्शन शामिल कर लिया, इसका मतलब उन्होंने सेट भी शामिल कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन एडवांस का ही क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन सेट के क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन ए कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट्स, देन द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज। तो बच्चों मान लो लेट देयर बी X newspaper, there are X newspapers, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर कई सारे बच्चों के द्वारा पढ़ा जा रहा होगा, ये तो कंफर्म है। तो यानी यहां पे हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि टोटल रीडिंग्स कितनी हो रही हैं। टोटल रीडिंग्स को हम कंप्यूट करेंगे, और वो दो तरीके से कंप्यूट करेंगे। तो बच्चों 300 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 300 स्टूडेंट्स हैं, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर, तो कुल कितनी रीडिंग्स हो गई? 300 इंटू 5, एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाई 60 स्टूडेंट्स, और मान लो X न्यूज़पेपर है, तो यहां पे कुल कितनी रीडिंग्स होंगी? 60 इंटू X। तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू 300 इंटू 5/60। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट A1, A2, A30 be 30 sets, each set with 5 elements, and B1, B2 and so on Bn sets each with 3 elements. Let union I is equal to 1 to 30, Ai is equal to union j is equal to 1 to n, Bj is equal to 5, and each element of S belongs to exactly 10 of the Ai's and exactly 9 of the Bj's. Then n is equal to what? तो सबसे पहले बच्चों मैं इस सिंबल का मतलब बता देता हूं आपको। मैं मान लो ऐसे बताता हूं, मान लो आपको लिखना है A1 यूनियन A2, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो I is equal to 1 to 2। अगर आपको लिखना है A1 यूनियन A2 यूनियन A3, तो इसको आप लिख सकते हो I is equal to 1 to 3। और बच्चों अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ ऐसे यूनियन A, और यहाँ पे लिख दिया मैंने K is equal to 1 to 2, तो ये और ये दोनों सेम है। यहाँ पे ये K हो या I हो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि I क्या होगा, या तो 1 होगा, I क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, यहाँ पे K होगा 1 होगा 2 होगा। तो अल्टीमेटली तो ये K एक डमी वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। तो ठीक है बच्चों, ये तो हो गया मतलब आपका जो है, जो नोटेशन आपने यूज किया है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से आप रीड करेंगे, 2 बार 3 बार रीड करेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो ये जो पूरा सेट है A1, A2, A30, इसमें जो है सभी सेट में जो है ये 30 सेट्स हैं, और हर एक सेट में 5 एलिमेंट है। तो कुल कितने एलिमेंट्स होंगे? 30 इंटू 5। लेकिन बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे 30 सेट्स हैं और हर एक सेट में 5 एलिमेंट है। जैसे कि मान लो ये सेट है 1 2, और ये सेट है मान लो 2 3। अब इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, लेकिन दोनों मिलाकर के 4 एलिमेंट तो हुए नहीं, क्योंकि ये कॉमन भी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
इस सेट में जो है और इस सेट में और इस सेट में सभी में 5-5 एलिमेंट हैं, तो इसलिए मैंने 30 × 5 कर लिया। और ये बात हमें पता है कि कुछ एलिमेंट्स जो होंगे वो कई बार काउंट हुए हैं इसमें, तो वो चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगे विथ रिपीटिशन, मतलब यहाँ पे रिपीटिशन भी है। फिर दूसरा जो सेट है वो B1 B2 Bn n सेट्स हैं, और सभी सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 × n मैंने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये इतने सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो उनकी कॉपी कई बार आ रही होगी रिपीटेड वे में। लेकिन ये यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिया गया है कि ये जो इस पूरे सेट को इकट्ठा करोगे और इस पूरे सेट को इकट्ठा करोगे, यूनियन लोगे, तो दोनों इक्वल हैं, और वो S के इक्वल यहाँ पे लिया गया है। और यानी कि जो पूरा सेट S है हमारा, वो यूनियन ऑफ AI और यूनियन ऑफ BJ है। और इस सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं, मीन्स A1 A2 A3 A30 में जो एलिमेंट्स हैं, वो जो सारे एलिमेंट्स हैं जो A1 A2 A30 सेट्स हैं, आप देखो यहाँ पे ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs, यानी एक पर्टिकुलर एलिमेंट इनमें से 10 जगह है, इनमें से कोई भी 10 सेट होगा जिसमें वो है। यानी कि इसको अगर आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। और इसको अगर आप यहाँ पे कितनी बार है, आप देखो 9 टाइम्स, तो इसको 9 से डिवाइड कर दो, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे विदाउट रिपीटेशन, और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे विदाउट रिपीटेशन, और ये दोनों इक्वल है। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा, देखो ये तो हो जाएगा 3 बार में चला जाएगा, और ये जो है 3 बार में चला जाएगा n/3, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, इम्प्लाइज दैट n = 45। ठीक है बच्चों, तो ये सेट्स B1 B2 Bn कितने थे? ये थे 45 सेट्स। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। x = this is a set and 4 to the power n minus 3 n minus 1 such that n is a natural number, and y = 9 times n minus 1 such that n belongs to n, that is n is a natural number. Then x union y you have to find। तो बच्चों देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप कैसे अप्रोच कर सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसका रोस्टर फॉर्म लिखो। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसका रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो सारे एलिमेंट्स आपको दिख जाएंगे कौन कौन से आ रहे हैं, और फिर आप पता कर पाओगे कि क्या हो रहा है। तो n को यहाँ पे ले लो आप 1, क्योंकि सबसे जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, तो n = 1। तो 4 - 3 - 1 0। n को आप ले लो 2, तो 16 - 6 - 1, तो दैट इज 9। अब n को आपने 3 ले लिया, तो 64 - 9 - 1, तो 64 - 10 क्या हो जाएगा, 54। तो बच्चों ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सेट है, ध्यान रखना, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि n इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। y = n को 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0। फिर n को 1 रखोगे तो 0, और n को 2 रखोगे तो 9, और फिर ये 9 का मल्टीपल्स बन जाएगा। एंड सो ऑन। तो बच्चों आप देख सकते हो कि 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे है तो 9 यहाँ पे भी है, ठीक है ना। और 18 यहाँ पे है, लेकिन 18 यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से क्या हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि y x का सबसेट नहीं है, y इज नॉट ए सबसेट ऑफ x। तो बच्चों लेकिन अगर हम देखें, इधर से देखें, 0 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, 54 यहाँ पे भी है, 54 यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक आपको क्या पता लग रहा है कि x इज ए सबसेट ऑफ y। और अगर x y का सबसेट है तो कुछ इस तरह का सिनारियो बनेगा, ये x है और ये y है, तो x और y में कॉमन क्या होगा? अगर x y का सबसेट है तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y जो होगा वो x हो जाएगा, और x यूनियन y क्या होगा,
ये सिंपली जो बड़ा वाला सेट है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, x यूनियन y, तो ये y के इक्वल है। लेकिन मुझे पता है कि आप इस बात से कन्विंस नहीं हो रहे होंगे कि सर ने बस कुछ एलिमेंट्स को लेकर के कैसे बता दिया, ये इसमें है, ये इसमें है, ये इसमें है, अगला क्या पता इसमें हो या ना हो। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट ए बी एंड सी बी 3 sets such that A intersection B is equal to A intersection C and A union B is equal to A union C, then which of the following option is correct? तो बच्चों आप एग्जांपल ले लेकर के आप चाहो तो ऑप्शन को बाहर कर सकते हो और फिर लास्ट में यही एग्जांपल बच जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैंने एक मेथड से किया था, ये एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है कि अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है और ये सेटिस्फाई हो रहा है तो बी सी के इक्वल होना चाहिए। लेकिन सिंपली अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो बी सी के इक्वल जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। और ये आप काउंटर एग्जांपल लेकर के इस बात को आप जो है प्रूफ कर लेना कि अगर सिर्फ ये सेटिस्फाई हो या सिर्फ ये सेटिस्फाई हो तो बी सी के इक्वल होना जरूरी नहीं है। और बच्चों अगर मान लो अगर आपको ये दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, देन दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको ऐसे एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे होंगे लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। और मैथमेटिक्स में किसी स्टेटमेंट को अगर फॉल्स स्टेटमेंट प्रूफ करना है तो जस्ट प्रोड्यूस वन काउंटर एग्जांपल। बट किसी स्टेटमेंट को अगर ट्रू प्रूफ करना है कि ये ट्रू है, सही है, तो उसको आप एग्जांपल के थ्रू आप नहीं प्रूफ कर सकते हो। अब बच्चों ये क्वेश्चन तो हमने एक मेथड से कर ही लिया है, फिर इसको दूसरे मेथड से करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे मैं एक आपको लर्निंग से रिलेटेड एक बात बता रहा हूँ कि लर्निंग हमारी कब ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा ह्यूमन जो नेचर होता है, हम चाहते हैं कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आउटपुट हो किसी भी काम में। तो बच्चों ये एक फैक्ट है कि अगर आप एक क्वेश्चन को दो मेथड से करते हो, पहला केस, और दूसरा केस, आप दो क्वेश्चन, एक जैसे ही दो क्वेश्चन आप एक मेथड से करते हो तो आपकी लर्निंग पहले केस में ज़्यादा होगी। मीन्स इफ यू सॉल्व वन क्वेश्चन इन मेनी वेज यू विल हैव मोर लर्निंग because you will be able to link all those methods with each other and you will have a better understanding and you will have a problem solving ability developed। तो बच्चों जो है इस क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से करने जा रहा हूं। तो हम अगर ये दिया गया है तो बी सी के इक्वल प्रूफ करना है, तो यहां पे बेसिकली बी इज ए सबसेट ऑफ सी एंड सी इज ए सबसेट ऑफ बी, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों बी को सी के सबसेट का सबसेट प्रूफ करने के लिए हम क्या लेके चलेंगे। मान लो कि एक्स बी में बिलोंग करता है, एक्स इज ए मेंबर ऑफ बी, एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ बी, एक्स इज ए आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ बी। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स बी में है तो मैं ये स्टेटमेंट ऐड कर सकता हूँ, ये बात सही है। मान लो अगर कोई कहता है रमेश इज ए, यू कैन से रमेश is a resident of Rohtak, so you can also say Ramesh is a resident of Rohtak or Ramesh is a resident of Delhi। तो ये बात गलत हुआ ना हुआ, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर ये होगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ट्रू हो जाए। तो बच्चों यहां से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और यहां से बच्चों a यूनियन b किसके इक्वल दिया गया है, a यूनियन c के, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन c आ गया। और यहां से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, यही तो मतलब होता है यूनियन का। तो बच्चों x बिलोंग्स टू b और आ गया x बिलोंग्स टू c। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि x b में है तो x c में भी है तो b c का सबसेट हो जाएगा। लेकिन ये तो अभी प्रूफ हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर x b में है तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि x या तो a में होगा या तो x c में होगा। हो सकता है x a में हो c में ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे है या तो दोनों जगह है। तो हमको क्लियरली ये प्रूफ करना है कि अगर x b में है तो x c में है। ठीक है बच्चों, तो कैसे प्रूफ करोगे, तो देखो आप इस चीज को समझो। यहां पे दो केस बना लो कि अब मान लो x अगर a में नहीं है तो पक्का है x c में होगा, क्योंकि देखो x a में है या तो c में। अगर x हमने मान लो अगर x a में नहीं है तो x c में होगा। तो चलो एक केस बनाता हूं, x बिलोंग्स टू a वाला केस, और दूसरा केस बनाता हूं x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर x a में नहीं है तब तो x c में चला ही जाएगा। तो बच्चों इस यहां पे तो x बिलोंग्स टू c आ ही जाएगा। और अगर x a में हो रहा है तब क्या हो रहा है, तो बच्चों x अगर a में, और ये ऑलरेडी दिया गया कि x b में भी है, तो x बिलोंग्स टू b गिवन। तो यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b।
और यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c आल्सो, क्योंकि a इंटरसेक्शन b जो है वो a इंटरसेक्शन c के इक्वल है। और यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। तो बच्चों आपने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर x a में है तो x c में भी है, तो अगर x a में है तो x c में भी है, और अगर x a में नहीं है तब तो x c में है ही है। सो फाइनली वी हैव प्रूव्ड x belongs to b implies x belongs to c for all x and therefore b is a subset of c। और बच्चों मैंने ये प्रूव कर दिया कि b c का सबसेट है, उसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हो c is a subset of b एंड इस प्रकार b is a subset of c and c is a subset of b and therefore b is equal to c। ठीक है ना। तो और आप लेके देख लेना आगे तक, ये हमेशा इसका सबसेट बनने जा रहा है, लेकिन मैं इसका प्रूफ आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्चुअली एक चैप्टर है हमारा बाइनोमियल थ्योरम, ये वहां से लिंक हो जाएगा और वहां पे जब आप बाइनोमियल थ्योरम करेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी जो मैं बता रहा हूं ये आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर बाइनोमियल थ्योरम में आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो सब क्या होता है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं चैप्टर्स। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि मान लो आपके पास 1 प्लस मान लो आपके पास x है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 क्या होता है, 1 प्लस एक्स होता है। 1 प्लस एक्स की पावर 2 क्या होता है बच्चों, तो 1 प्लस एक्स की पावर होता है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स क्यूब क्या होता है, 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होता है। और ये इस तरीके से आगे बढ़ता है। बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ ये जो यहाँ पे और यहाँ पे अगर ले लोगे आप 1 प्लस एक्स की पावर 0 ले लोगे तो सिंपली ये 1 बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिखो, ये देखो एक पॉलिनोमियल है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो इन कोफिशिएंट्स को लिख लो आप, तो 1 फिर 1 1 फिर 1, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 1 1 1, फिर देखो एक्सट्रीम पे तो 1 है ही है, फिर 1 और 1 और 1 क्या होगा 2, और फिर यहाँ पे 1, और फिर यहाँ पे 1 और 1 प्लस 2 3, इसके नीचे 3 आ जाएगा, और 2 प्लस 1 को ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 लिख लो। फिर अगला लिखना है तो क्या 1, देखो 3 और 1 को सम करोगे तो 4 इसके नीचे आ जाएगा, और 3 और 3 को 6, और 3 और 1 को 4, और एक्सट्रीम पे 1 ही आएगा। फिर और आगे जाना चाहते हो तो और आगे भी जा सकते हो, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, और 4 प्लस 1 5, और फिर ये 1, इस तरीके से कर रहा है। तो आप देखो ये हमारा डिनोट कर रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 0 को, ये 1 प्लस एक्स की पावर 1 को, ये हमारा 1 प्लस एक्स की पावर 2 को, और ये 1 प्लस एक्स की पावर 3 को, और ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 को। तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 का एक्सपेंशन अगर आपको करना है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इसका यूज करके, 1 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। और बच्चों अगला वाला लिखना है तो आप 1 प्लस एक्स की पावर 5 लिखना है तो आप 1 प्लस 5x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 5x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 5, ऐसे लिख सकते हो। इसको हम बच्चों बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, और बच्चों इसको मेरु प्रस्था भी बोलते हैं। मेरु प्रस्था एक संस्कृत का वर्ड है, इंडियन मैथमेटिशियन ने भी इस पे काफ़ी काम किया हुआ है, और एंशिएंट जो मैथमेटिशियंस थे हमारे। ठीक है बच्चों, तो मैं कभी मैथमेटिशियंस के बारे में बताऊंगा, इंडियन मैथमेटिशियंस के बारे में बताऊंगा, और भी बाकी जो मैथमेटिशियंस हैं, यूरोपियन मैथमेटिशियंस वगैरह के बारे में मैं कभी बताऊंगा, वो उनकी लाइफ कैसी होती है, उनका वर्क कैसा होता है, उससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं अपना, और किस तरीके से थिंक करते हैं। तो हम भी अगर थोड़ा बहुत उनको फॉलो करें महान लोगों को, तो हमारे अंदर भी थोड़ा गुण आ जाता है महान लोगों के, और हम भी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो है ये जो है हमारा एक्सटेंशन इस तरीके से जा रहा है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, 1 प्लस ये 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 है, इसको मैंने लिख लिया 1 प्लस 3 की पावर n माइनस 3n माइनस 1। तो बच्चों ये क्या होगा, देखो इसको जब एक्सपेंड करोगे, जैसे यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 3 है, यहाँ पे n है,
n कैन बी एनीथिंग, तो ये क्या होगा 1 प्लस, मैं आपको बता देता हूं क्या होगा 1 प्लस n इंटू 3 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 3 स्क्वायर। यहां पे आपको भले ही नहीं पता है यहां पे कोई नंबर आएगा, यहां पे तो पक्का है यही आ रहा है। देखो आप, ये 2 है तो यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे 3 है तो 3 आ रहा है, बस इतने से ही आपका काम चल जाएगा। और अगला नंबर कुछ ऐसे आता है और फिर ये ऐसे और आगे तक चलेगा और इसमें से आप क्या घटाओगे -3n - 1, तो ये 3n और ये 3n कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया। अगला इसमें क्या आएगा 3 क्यूब आएगा, तो यहां पे 9 का मान आ गया, 9 का मान आ गया और क्या हो गया n इंटू n माइनस 1 बाई 2 प्लस मैं आपको बता दूं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 6 और ऐसे ये चलेगा। तो ये जो है 9 का मल्टीपल टाइप का आ रहा है, लेकिन ये 9 के सारे मल्टीपल्स नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा कि ये भी एक तरीके से इसमें तो 9 के सारे मल्टीपल्स आ जा रहे हैं 0, 9 एंड सो ऑन, लेकिन इसमें 9 के सारे मल्टीपल्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये सेट जो है इस सेट का सबसेट है। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये 2012 में क्वेश्चन आया था। तो बच्चों लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 बी अ सेट, देन द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स yz। बच्चों ये जो ब्रैकेट यूज किया जाता है ना, इस ब्रैकेट का मतलब हमेशा कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, जिस कंटेक्स्ट में इसका यूज किया जा रहा है, तो यहां पे इसका मतलब है एक पेयर से है, ऑर्डर्ड पेयर से है, सच दैट y इज ए सबसेट ऑफ x, z इज ए सबसेट ऑफ x एंड y इंटरसेक्शन z इक्वल टू 5। बच्चों देखो ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, मैंने आपको बताया था ये कुछ इसी तरह का क्वेश्चन बन गया। ये y है और ये z है और ये हमारा x है और ये हमारा y और z है। तो 1 के पास कितनी चॉइस होगी, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, तो 3 टू द पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स such that A intersection B is equal to A intersection C and A union B is equal to A union C, then which of the following option is correct। तो बच्चों आप एग्जांपल ले लेकर के आप चाहो तो ऑप्शन को बाहर कर सकते हो और फिर लास्ट में यही एग्जांपल बच जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैंने एक मेथड से किया था, ये एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है कि अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है और ये सेटिस्फाई हो रहा है तो बी सी के इक्वल होना चाहिए, लेकिन सिंपली अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो बी सी के इक्वल जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। और ये आप काउंटर एग्जांपल लेकर के इस बात को आप जो है प्रूफ कर लेना कि अगर सिर्फ ये सेटिस्फाई हो या सिर्फ ये सेटिस्फाई हो तो बी सी के इक्वल होना जरूरी नहीं है। और बच्चों अगर मान लो अगर आपको ये दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, देन दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको ऐसे एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे होंगे लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। और मैथमेटिक्स में किसी स्टेटमेंट को अगर फॉल्स स्टेटमेंट प्रूफ करना है तो जस्ट प्रोड्यूस वन काउंटर एग्जांपल, बट किसी स्टेटमेंट को अगर ट्रू प्रूफ करना है कि ये ट्रू है, सही है, तो उसको आप एग्जांपल के थ्रू आप नहीं प्रूफ कर सकते हो। अब बच्चों ये क्वेश्चन तो हमने एक मेथड से कर ही लिया है, फिर इसको दूसरे मेथड से करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे मैं एक आपको लर्निंग से रिलेटेड एक बात बता रहा हूँ कि लर्निंग हमारी कब ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा ह्यूमन जो नेचर होता है, हम चाहते हैं कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आउटपुट हो किसी भी काम में। तो बच्चों ये एक फैक्ट है कि अगर आप एक क्वेश्चन को दो मेथड से करते हो, पहला केस, और दूसरा केस, आप दो क्वेश्चन, एक जैसे ही दो क्वेश्चन आप एक मेथड से करते हो तो आपकी लर्निंग पहले केस में ज़्यादा होगी। मीन्स इफ यू सॉल्व वन क्वेश्चन इन मेनी वेज यू विल हैव मोर लर्निंग because you will be able to link all those methods with each other and you will have a better understanding and you will have a problem solving ability developed। तो बच्चों जो है इस क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से करने जा रहा हूं। तो हम अगर ये दिया गया है तो बी सी के इक्वल प्रूफ करना है, तो यहां पे बेसिकली बी इज ए सबसेट ऑफ सी एंड सी इज ए सबसेट ऑफ बी, ये हमको प्रूफ करना है, तो ये बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों बी को सी के सबसेट का सबसेट प्रूफ करने के लिए हम क्या लेके चलेंगे। मान लो कि एक्स बी में बिलोंग करता है, एक्स इज ए मेंबर ऑफ बी, एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ बी, एक्स इज ए आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ बी। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए।
अगर x b में है तो मैं ये स्टेटमेंट ऐड कर सकता हूं, ये बात सही है। मान लो अगर कोई कहता है रमेश इज ए, यू कैन से रमेश इज ए रेजिडेंट ऑफ रोहतक, सो यू कैन ऑल्सो से रमेश इज ए रेजिडेंट ऑफ रोहतक और रमेश इज ए रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। तो ये बात गलत हुआ ना हुआ, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर ये होगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ट्रू हो जाए। तो बच्चों यहां से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और यहां से बच्चों ए यूनियन बी किसके इक्वल दिया गया है, ए यूनियन सी के, तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी आ गया। और यहां से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी, यही तो मतलब होता है यूनियन का। तो बच्चों x बिलोंग्स टू बी और आ गया x बिलोंग्स टू सी। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि x b में है तो x c में भी है, तो b c का सबसेट हो जाएगा। लेकिन ये तो अभी प्रूफ हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर x b में है तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि x या तो a में होगा या तो x c में होगा। हो सकता है x a में हो c में ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, या तो यहां पे है या तो यहां पे है या तो दोनों जगह है। तो हमको क्लियरली ये प्रूफ करना है कि अगर x b में है तो x c में है। ठीक है बच्चों, तो कैसे प्रूफ करोगे, तो देखो आप इस चीज को समझो। यहां पे दो केस बना लो कि अब मान लो x अगर a में नहीं है तो पक्का है x c में होगा, क्योंकि देखो x a में है या तो c में। अगर x हमने मान लो अगर x a में नहीं है तो x c में होगा। तो चलो एक केस बनाता हूं, x बिलोंग्स टू a वाला केस, और दूसरा केस बनाता हूं x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर x a में नहीं है तब तो x c में चला ही जाएगा। तो बच्चों इस यहां पे तो x बिलोंग्स टू c आ ही जाएगा, और अगर x a में हो रहा है तब क्या हो रहा है। तो बच्चों x अगर a में, और ये ऑलरेडी दिया गया कि x b में भी है, तो x बिलोंग्स टू b गिवन, तो यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c आल्सो, क्योंकि a इंटरसेक्शन b जो है वो a इंटरसेक्शन c के इक्वल है। और यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। तो बच्चों आपने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर x a में है तो x c में भी है, तो अगर x a में है तो x c में भी है, और अगर x a में नहीं है तब तो x c में है ही है। सो फाइनली वी हैव प्रूव्ड x belongs to b implies x belongs to c for all x and therefore b is a subset of c। और बच्चों मैंने ये प्रूव कर दिया कि b c का सबसेट है, उसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हो c is a subset of b, एंड इस प्रकार b is a subset of c and c is a subset of b and therefore b is equal to c।